अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक अगेन आफ्टर 1 मंथ ऑफ ब्रेक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अथॉरिटेरियन रिजीम्स एंड डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन। डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन के बारे में, अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली अथॉरिटेरियन रिजीम्स और डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन्स के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टार्टिंग में एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं कि क्या है उसमें। एक कंट्री है 1960 में, अफ्रीका की कंट्री जिसको साउथर्न रोडेशिया कहा जाता था। वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी और उसको कुछ वाइट माइनॉरिटीज़ उस पर रूल करती थी ब्लैक मेजॉरिटीज़ पे, ठीक है। और वो कॉलोनियल सेटलर्स थे, मतलब बरतानिया की सेटलर्स थी। उनको कुछ राइट्स दिए गए, वो कुछ राइट्स को फॉलो कर रहे थे, मतलब कुछ राइट्स उनको गारंटीज़ किए गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राइट्स थे, जो मेजर राइट्स थे, वो माइनॉरिटीज़ के पास थे, मतलब वाइट हैंड्स के पास थे। जैसे कि इकोनॉमिक की जो राइट्स हैं वो उनके पास थे, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल पावर्स उनके पास थे। लेकिन 1970s में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट का इमर्ज होता है और जिसका पर्पस होता है कि वाइट माइनॉरिटीज़ को ओवरथ्रो किया जाए, मतलब इस वाइट रिजीम को ओवरथ्रो किया जाए। रिजीम का मतलब हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ के आए हैं, डेमोक्रेसी की चैप्टर में, डेमोक्रेसी की वीडियोस में, कि रिजीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस वाइट रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए एक क्रिस्मेटिक, एक रेबल लीडर था, जिसकी वजह से उस कंट्री में डेमोक्रेसी का भी इमर्ज हुआ और डेमोक्रेसी उस कंट्री में आई ब्लैक अफ्रीकन मेजॉरिटीज़ में, मतलब एक जमहूरियत का एक रुझान आया उस कंट्री में, उसी की वजह से, उस क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से। 9 इयर्स की स्ट्रगल के बाद वो जो रिजीम था, वाइट रिजीम, उसको ओवरथ्रो किया गया। फिर उसके बाद 1 ईयर में 1918 में ब्रिटिश की सपोर्ट के साथ सेटलमेंट की गई और एक फ्री स्टेट्स प्रोवाइड की गई ब्लैक अफ्रीकन मेजॉरिटीज़ को, मतलब कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट उनको प्रोवाइड की गई और उसको फ्री स्टेट करार दिया गया। और वो क्रिस्मेटिक लिबरेशन हीरो कौन था? वो था रॉबर्ट मुगाबे, जिसके बाद उसने उसी कंट्री का अफ्रीकन रोडेशिया, साउथर्न रोडेशिया को जिम्बाब्वे का नाम दिया। रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे का नाम रखा। 9 इयर्स के स्ट्रगल के बाद रोडेशिया को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया, वाइट माइनॉरिटीज़ को ओवरथ्रो किया, गर्ल्स की एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। लेकिन 1980s में इसकी रिजीम को ओपोनेंट्स की मैसेकर का रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया गया। इनोसेंट विक्टिम्स को किल किया। माटा बेलीलैंड में उन्होंने इनोसेंट को किल किया। 2002 में इसने एक रिप्रेसिव रिजीम की सदारत की, जिसने अपने ही, मतलब एक छोटे टीनएजर्स को इनकरेज किया और वाइट ऑनर्स जो थे, मतलब जो फार्म्स थे जिनके वाइट माइनॉरिटीज़ के जो फार्म थे, उसको एक्यूपाई किया और उसके साथ साथ जो वाइट माइनॉरिटीज़ के लॉयल थे उन लोगों को भी किल किया। और ये जो वार वेटेरियंस के जो लोग थे, मतलब जिन पे इल्ज़ाम था, जिन्होंने एलिज किया, वो सिर्फ टीनएजर्स थे। मुगाबे ने इस तरह के बहुत से काम किए जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चली गई। एग्रीकल्चर रिच जो कंट्रीज़ थी, मतलब उसको एज अ ब्रेड बास्केट ऑफ अफ्रीका का नाम दिया गया, उसको वो इस नाम से जानी गई। लेकिन इसका भी सवाल आना था। 2017 में इसको ओवरथ्रो कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया फ्रॉम द इमर्सन मनगागवा। ये एक कोलैबोरेटर था मुगाबे का और उसी ने ही डिस्प्लेस किया मुगाबे को। लेकिन मुगाबे के बाद जिम्बाब्वे अभी तक जो है एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, यूनिटरी स्टेट है, मतलब कि पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, ठीक है। मतलब यूनिटरी फॉर्म है, फेडरल फॉर्म वहाँ पे नहीं है। अभी एक सवाल ये कि ऐसी क्या चीज़ थी जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट को एक ब्रूटल रिजीम्स की तरफ लेके गई? ऐसी क्या वजूहात थी जो रॉबर्ट मुगाबे ने एक ऐसे एक्शंस लिए और एक ब्रूटल रिजीम्स का राइज हो गया? अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो है अथॉरिटेरियनिज्म
अथॉरिटेरियन रिजीम्स और दूसरा है ट्रांजिशंस टू अथॉरिटेरियन रिजीम। ये दो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम टैब्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हमारे पास होगा कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के व्हाट कॉजेज़ अथॉरिटेरियन रिजीम्स टू इमर्ज एंड परसिस्ट। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है अथॉरिटेरियनिज़म्स एंड अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियनिज़म्स को सिंपली हम देखें तो उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने 6 चैप्टर मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा। इसकी डेफिनेशन देखें तो अथॉरिटेरिज्म का मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट या रिजीम जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होती है, जाहिर सी बात है। दूसरा है अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन रिजीम का मतलब है सिंपली अ नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि रिजीम्स का क्या मतलब होता है। रिजीम्स का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि इंस्टीट्यूशंस, रूल्स और रेगुलेशंस पे एम्फसाइज करती है और उनके मुताबिक चलती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिजीम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, अथॉरिटेरियन रिजीम अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स का क्या मतलब हुआ कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, सिंपल। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये इसको नाम दिया गया और किस तरह से ये इमर्ज होती हैं। देखिए अथॉरिटेरियनिज़म्स हिस्ट्री के मुताबिक हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि जिसको अथॉरिटेरियन कंसिडर किया जाता है। हम में से बहुत से खुश नसीब हैं जो कि एक अथॉरिटेरियन या डेमोक्रेटिक स्टेट्स में या डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में गिरे हुए हैं। तो हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए बहुत सी जगहों पे इन टाइम्स अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैव बीन द नॉर्म। बहुत सी जगहों पे जो अथॉरिटेरियनिज्म से एक नॉर्म्स बन चुकी हैं, सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ और नॉर्म्स बन चुकी हैं। अगर हम देखें हिस्टोरिकल व्यूज़ से हम देखें तो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स गुजर चुकी हैं, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स अभी भी हैं। जैसे कि पहले एलिगोर्चीज़ हुआ करती थी, एम्पायर्स हुआ करती थी, मोनार्कीज़ हुआ करती थी और सल्तनत हुआ करती थी। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो नेम्स हैं, ये सारे जो रिजीम्स हैं, ये एक जनरल अथॉरिटेरियन कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियनिज़म्स के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि कुछ अथॉरिटेरियनिज़म या कुछ नॉन डेमोक्रेटिक जो होते हैं वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होते हैं और कुछ स्टेट को कुछ पर्टिकुलर ग्रुप चला रहा होता है। ठीक है, एक ही ग्रुप होता है और उनको चला रहा होता है, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं या मिलिट्री हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखने के लिए हम देखते हैं डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन। ये कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि एक स्टेट है जो कि पहले तो डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली कन्वर्ट होते जा रहे हैं किसमें, नॉन डेमोक्रेटिक में। फॉर सपोज एक स्टेट है जो कि पहले तो डेमोक्रेसी है तो उनको पब्लिक को सिविल राइट्स भी होंगे पब्लिक के पास और पॉलिटिकल राइट्स भी। सिविल राइट्स में मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया की आज़ादी, एक्सेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सी चीज़ें जो कि एक हर इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें अलो होती हैं, लेकिन अब स्टेट जो है नॉन डेमोक्रेटिक बनने जा रही है, तो वो सबसे पहले सिविल राइट्स बैन करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स बैन करेंगे, इकोनॉमिक राइट्स बैन करेंगे, फिर उसके बाद जो इलेक्शन होता है पीरियडिकली वो भी एंड कर देंगे। वो जो इंडिविजुअल होगा वो कहेगा कि अब से कोई भी कंट्री में इलेक्शन नहीं होगा और जब तक मैं रहूँगा तब तक कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेट क्या बन गई, एक नॉन डेमोक्रेसी की तरफ चलेगी और अथॉरिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियन स्टेट वो बन जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि स्टेट डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है। ठीक है, दूसरा है अथॉरिटेरियन परसिस्टेंस। अथॉरिटेरियन परसिस्टेंस का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है और वही अथॉरिटेरियनिज्म किसी दूसरे रिजीम को अलो नहीं करती या किसी दूसरे रिजीम के आने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म है तो अथॉरिटेरियनिज्म ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अथॉरिटेरियनिज्म्स के बहुत से वेरिएशंस हैं, बहुत वेरी करती हैं। हम मॉडर्न अथॉरिटेरियन रिजीम्स की अगर बात करें तो इसमें देखा जाता है कि बहुत से जो अथॉरिटेरियनिज्म्स होती हैं इंडिविजुअल सेंट्रिक होती हैं। ठीक है, मतलब एक ही इंडिविजुअल पूरी कंट्री पे रूल करता है और उसका जो अपोजिट हम देखें तो रूलिंग एक एलीट होती है, क्लास होती है,
क्लिक कहा जाता है, इसको जनता कहा जाता है, या उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, मतलब एक ग्रुप होता है। दूसरा हम देखते हैं पर्सनैलिटिक रिजीम्स। पर्सनैलिटिक रिजीम्स मतलब जिसमें लोग अपने लीडर्स को मानते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इनके अलावा और कोई भी इस कंट्री में जो है एक चेंजिंग, या इसके अलावा मतलब एक देवता की तरह, मतलब जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ यही बंदा है, सिर्फ यही बंदा है जो कि पूरी कंट्री में चेंज ला सकता है, या लोगों की लाइफ में आसानी ला सकता है, या यही जो है हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ये इमॉर्टल बंदा है, हम ये कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, मतलब इसको कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ यही एक सियाना बंदा है, यही समझदार बंदा है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं हम पर्सनैलिटिक रिजीम्स। जैसे कि हमारे पास आ गया हिटलर, आ गया जर्मनी में आया था, स्टालिन रशिया में, और दूसरा आया था पॉल पॉट कंबोडिया में। इसके अलावा कैलिगुला रोमन एम्पायर में आता। तो ये जो पर्सनैलिटिक जो हैं रिजीम्स हैं या रूलर्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस पर रिलाई करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर रिलाई करते थे, अपनी मिलिट्रीज़ पर रिलाई करते थे, खुद कुछ नहीं थे। उनकी एक सीक्रेट पुलिस थी जो लोगों पे मतलब चेक एंड बैलेंस रखती थी, मतलब लोगों को देखती थी कि क्या ये जो लोग हैं अपनी गवर्नमेंट के बारे में या अपने रूलर के बारे में उसके अगेंस्ट कुछ बोल तो नहीं रहे। अगर कोई भी बोलता था तो उसको मार दिया जाता था, उसको गुम कर दिया जाता था। ठीक है, उनकी तो सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, सिविल ड्रेस में हुआ करती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था। ठीक है, तो वो इन लोगों पे रिलाई करते थे और वो उनके अपने लीडर्स को अच्छी तरह से सपोर्ट भी करते थे। लेकिन उनके जो रूल था उनका बहुत डिफरेंट था। जैसे कि नॉन डिस्क्रिप्ट जनरल थे और एडमायरल था, जिसने ब्राज़ील और या अर्जेंटीना में रूल किया था 1970s में। इनसे मतलब बहुत डिफरेंट उन्होंने रूलिंग की थी। दूसरा फ़र्क ये है कि वो जो है एक ओवर आर्किंग आइडियोलॉजी पे बेस करते थे। जैसे कि कुछ रूलर्स थे कम्युनिज़म थे, कुछ रूलर थे फाशिज़म थे। जैसे कि साइलेंट कम्युनिज़म था और हिटलर जो था वो फाशिज़म था, उसकी अपनी वो पार्टी थी नाज़िज़म, और ये फाशिस्ट पार्टी से या फाशिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था और वो उसकी फाशिस्ट वो थी सोच थी। दूसरा मेजर डिफरेंस इनका ये था इन मॉडर्न डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियनिज़म्स का कि वो जो है मतलब जो बहुत से थ्योरिस्ट हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि अथॉरिटेरियनिज़म जो है बहुत से ह्यूमन के बेसिक राइट्स को वायलेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स हो गए। और कुछ अथॉरिटेरियन रिजिम्स होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स को बिल्कुल ही अकेला छोड़ देती हैं, सिर्फ उसको रिलेटिव राइट्स दिए जाते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाती है कि भाई तुम बस आज़ाद हो, लेकिन उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है पूरी पॉपुलेशन से, पूरे मतलब लोगों से, पब्लिक से अलग कर दिया जाता है तब तक जब तक वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, और दूसरे कुछ मतलब जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स थे और हाँ उसको पॉलिटिकल लाइफ से भी अलग कर दिया जाता था। और दूसरे जो थे अथॉरिटेरियन रिजीम्स या अथॉरिटेरियन थे वो पब्लिक या इंसान की पूरी जो उनकी जो पॉपुलेशन थी उनकी लाइफ पे भी कंट्रोल करते थे, मतलब उनकी पूरी लाइफ में कंट्रोल करते थे। वो किस तरह से पहनेंगे, वो किस तरह से घूमेंगे, वो क्या खाएंगे, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, ये भी उनका जो रूलर था अथॉरिटेरियन वो डिसाइड करता था। मतलब उनको वो भी आज़ादी नहीं होती थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल राइट्स तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो इस तरह के अथॉरिटेरियन रिजीम्स या अथॉरिटेरियन जो थे वो हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। उसकी कुछ सब टाइप्स हैं अथॉरिटेरियन रिजीम्स की जो कि हमने डिस्कस करनी है। जैसे कि अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन जैसे कि हुआ, अथॉरिटेरियन परसिस्टेंस हुआ और हाइब्रिड रिजीम्स हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्रांजिशन टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स। देखें, रिजीम चेंज का हमने डिस्कस किया था चैप्टर 6 में या हम प्रीवियस वीडियोस में कि रिजीम चेंज क्या होता है। तो रिजीम चेंज का
बेसिकली जो मतलब है कि किसी गवर्नमेंट का चेंज होना, फॉर सपोज डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरिज्म या अथॉरिटेरिज्म से डेमोक्रेसी। लेकिन हम 20th सेंचुरी में हमने ये देखा कि कुछ बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो चेंज हुई डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरिज्म की तरफ। इवन टुडे, इवन रिसेंटली जो हमने देखा कि बहुत सी स्टेट्स में अथॉरिटेरिज्म्स गिरो हुई हैं और इवन बहुत सी प्लेसेस में गिरो हुई हैं। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज़ ने अथॉरिटेरिज्म्स को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे कि 20th सेंचुरी में हुआ था वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में। ठीक है, तो अथॉरिटेरिज्म्स का रिवर्स होना डेमोक्रेसी में बहुत, ये जो है बहुत एक लॉन्ग हिस्ट्री रह चुकी है। फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द वेमार रिपब्लिक हमने देखा कि नाज़ी जर्मनी का राइज़ हुआ। पहले तो वो डेमोक्रेसी था, फिर नाज़ी जर्मनी के राइज़ होने से वो अथॉरिटेरिज्म बन गया, डिक्टेटरशिप आ गई 1930 में। लैटिन अमेरिका में कॉप्टिटांट हुआ, अफ्रीका में 1960 और 1917 में। ठीक है, तो कंसोलिडेशन रुक भी सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, ट्रांजिशन फेल भी हो सकती है और कंट्री दोबारा री ट्रांजिशन कर सकती है फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा से होती आई हैं और ये चांसेस होते हैं कि जहाँ पे अनइक्वलिटी होगी, जहाँ पे राइट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पॉवर्टी होगी, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज़म्स या अथॉरिटेरियन रिजीम इमर्ज हो सकता है। टाइप्स की अगर बात करें हम, तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारे पास टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन रिजीम का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम जिसमें एक इंडिविजुअल जो रूलर है वो सोसाइटी के या अपनी पॉपुलेशन के जो भी है उनकी लाइफ्स को कंट्रोल करता है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी एक रूलर और उनका जो इंडिविजुअल है वो डिसाइड करता है। जैसे कि सोवियत यूनियन में स्टालिन ने किया था, जर्मनी में हिटलर ने किया था, नाजीज पार्टीज़ ने किया था। ठीक है, तो इनका ये मतलब टोटलिटेरियन रिजीम का मतलब ये होता है कि हर इंसान की लाइफ स्टाइल पे कंट्रोल करना, वो किस तरह से पहनेंगे, वो क्या खाएंगे, वो किस तरह से घूमेंगे, वो किस तरह से कौन सा काम करेंगे, वो सब जो कुछ भी है वो उनका रूलर या उनका जो अथॉरिटेरियन है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, टोटलिटेरियन का ये मतलब होता है। आज की अगर कंट्री में हम बात करें, करंट कंट्री नॉर्थ कोरिया, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम। ठीक है, जो कि टोटलिटेरियन रिजीम सिविल राइट्स को डिनाई करता है, कहता है कि वो सिविल राइट्स का कोई नाम ही नहीं होता। ठीक है, एंड डू नॉट होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जाहिर सी बात है अथॉरिटेरियन में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, जर्मनी में, नाज़ी जर्मनी में भी यही सीन था। सोवियत यूनियन में पर्टिकुलरली जोसेफ स्टालिन की लीडरशिप में यही कुछ होता रहा। ठीक है, तो टोटलिटेरिज्म का ये मतलब होता है। दूसरा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऐसी अथॉरिटी, ऐसे रजीम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन की बुनियाद, रिलीजन पे बेस करता हो, जो कि एक पर्टिकुलरली रिलीजन से ही या एक रिलीजियस रूल इम्प्लीमेंट करवाता हो लोगों पर। जैसे कि सऊदी अरेबिया आज का और ईरान में थियोक्रेसी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इन अथॉरिटेरियन स्टेट कंट्रोल बाय रिलीजियस लीडर or a state with very strict religion restrictions that uses religion as its main mode of legitimation। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, अगर जो रिलीजियस लीडर है कंट्रोल करता है अथॉरिटेरियन स्टेट्स को, और इफ अ स्टेट imposes very strict religious restriction and uses religion as the main mode of legitimation we refer to is a theocracy। ठीक है, तो ये होता है। और आज का एग्जांपल हमारे पास है सऊदी अरेबिया और ईरान, और हम अफ़गानिस्तान को भी एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है पर्सनैलिटी डिक्टेटरशिप या रिजीम। वो उस डेफिनेशन देखें तो फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम, ऐसी अथॉरिटेरियन जिसमें डिक्टेटर की पर्सनैलिटी को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, लोग पर्सोना बना देते हैं अपने लीडर्स के लिए कि वो सोचते हैं कि हमारा जो लीडर है हमेशा सही होता है, हमेशा राइट होता है, जो भी कुछ बोलता है वो सही बोलता है। ठीक है,
इस तरह की जो है जोसेफ स्टालिन के लिए भी बहुत सी मतलब ये पर्सनैलिटी डिक्टेटरशिप में आता है। अभी अगर करंट बात करें तो प्यूटन के बारे में भी यही कहा जाता है, ये एक पर्सनल डिक्टेटर है। ठीक है, मतलब इनकी जो अपनी हो सीक्रेट पुलिस वगैरह होती है, उनकी अपनी मीडिया होती है और ये अपनी ही मीडिया उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। ठीक है, हालांकि ऐसे होते नहीं हैं। फोर्थ हमारे पास है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रिजीम, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, कंट्री को चलाने के लिए, जैसे कि ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, चिली में, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स में और साउथ अमेरिकन स्टेट्स में इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी या इसी तरह की अथॉरिटेरियनिज्म पाई जाती है। हमारे पास 5 है हाइब्रिड एंड सेमी अथॉरिटेरियन रिजीम। हाइब्रिड का मतलब होता है आधी डेमोक्रेसी आधी अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हों लेकिन वहाँ पे जो है लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, उनको पॉलिटिकल राइट्स या इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए जाते। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया की आज़ादी बिल्कुल वहाँ पे बैन होता है। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में भी सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हम इलेक्शन कर रहे हैं लेकिन बंदा अपनी पसंद का लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होती है हाइब्रिड एंड सेमी अथॉरिटेरियन रिजीम।